गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज का जो हम ई कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा ई कंटेंट है वो है फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के मूल बल। तो प्रकृति के जो मूल बल है, अगर हम मूल बलों की बात करें, नेचर में जितने भी मूल बल हैं, जो मूल वो सिर्फ 4 बल हैं। और वो कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, वीक फोर्स, दुर्बल बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब तक जो हमने साइंस में जो बल पढ़े हैं, फोर्सों के बारे में पढ़ा है, उन फोर्सों का तो यहाँ कोई नाम ही नहीं लिया गया। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, जो भी आपने बल पढ़े हैं, जैसे कि उत्प्लावन बल है, श्यान बल है, या पेशीय बल है, या फिर पृष्ठ तनाव वाला जो बल है, तो ये जो बल है वो इन्हीं जो मूल बल हैं 4, इन्हीं मूल बलों से वो जनरेट हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो नेचर में जितने भी बल हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वो सारे के सारे फोर्स इन्हीं मूल बलों से जनरेट हुए हैं। मूल बल सिर्फ 4 हैं और जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। हम इन बलों को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले अगर गुरुत्वाकर्षण की बात आती है तो हमारे दिमाग में न्यूटन का नाम चलता है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरते हुए देखा तो उसने ये गुरुत्वाकर्षण बल की थ्योरी दी। तो ये बिल्कुल सही है। जब उसने देखा कि जो सेब है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो उसके दिमाग में 10 तरह के क्वेश्चंस आ गए थे कि ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा। वो अदर डायरेक्शन में भी जा सकता था या फिर ऊपर भी जा सकता था, जबकि वो इधर उधर ना जाकर वो पेड़ सीधा नीचे, वो जो सेब था वो नीचे ही गिरा। तो उसने इसके लिए जो लॉजिक दिया वो ये कहा कि इनके बीच में, यानी कि सेब पर कोई फोर्स लग रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण जो सेब है पृथ्वी की तरफ खींचा चला गया, इसलिए वो अदर डायरेक्शन में नहीं गया। तो इस फोर्स को उसने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसको जो समझाया उसने स्टेटमेंट, वो ये समझाया कि हमारे जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है जिनका कोई वेट है या फिर जिनकी कोई एनर्जी है, तो उन पिंडों पर जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसे उसने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दे दिया। तो न्यूटन था, उसने गुरुत्वाकर्षण बल को मैथमेटिकली फॉर्म में भी समझाया है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो फिजिक्स है वो बिना मैथमेटिक्स के कुछ भी नहीं है। तो न्यूटन था, उसने कहा कि कोई 2 पिंड हैं जिनका मास m1 और m2 है, अलग अलग मास के ये पिंड है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसने स्मॉल r ली। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा इन पिंडों के बीच में, तो वो क्या होगा न्यूटन के अकॉर्डिंग, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है F, वो इन दोनों मासों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। एक दूसरी चीज़ उसने ये भी कही कि जो दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। क्या? F, यानी कि जो फोर्स है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम ये कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि अगर हम दूरी को, जो पिंडों के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाते हैं या फिर इनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। अगर इन पिंडों के बीच की दूरी बहुत कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होगा।
तो ये बात हो गई दूरी की, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन पिंडों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एक चीज़ ये कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है पिंडों के द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है। यदि द्रव्यमान ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, और यदि द्रव्यमान कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो ये कहा था न्यूटन ने। अब न्यूटन ने ये दो स्टेटमेंट दे दिए, इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइंड लिखें तो ये होगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर मैं बात करूँ, अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो F बराबर हो जाएगा हमारा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ जो कैपिटल G है उसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक। F हो गया हमारा गुरुत्वीय बल। तो ये जो नियम था वो दिया था न्यूटन ने। अब बात करें, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इस बल को अगर हम चार जो बल मैंने बताया आपको मूल बल, उनसे कंपेयर करें तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है सबसे कमज़ोर बल है इन चारों बलों में से। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कमज़ोर है चारों बलों में से। अगर इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एग्जाम्पल में जो ब्रह्मांड है उसमें सूर्य है, उसके चारों तरफ ग्रह हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर तो लगा ही रहे हैं, वो अपनी अक्ष पर घूर्णन भी कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण फोर्स है जिसके कारण वो वहाँ पर बंधे हुए हैं। तो ये था इसका एग्जाम्पल, और ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम बात करें, हमारा जो सेकंड फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो हमारे दिमाग में, हम बात करें विद्युत चुंबकीय की, तो हमारे दिमाग में आता है एक आवेश। अगर ये आवेश स्थिर है या विराम अवस्था में है तो इस आवेश के चारों तरफ जो फील्ड जनरेट होगा वो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। और अगर हम इसी आवेश को गति करवा देते हैं या इसको गतिमान बना देते हैं तो इस गतिमान होने पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड जनरेट होगा, और वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उन पर, उनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम चार्ज होता है, समान आवेश, तो उन पर जो लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में हम फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं। जो फ्रिक्शन बल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता, वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो बल है वो चुंबक की तरह काम करता है। अब हम बात करें तीसरे फोर्स की, हमारा वो है वीक फोर्स, यानी कि दुर्बल बल। ये जो दुर्बल बल है वो परमाणु के स्तर का होता है, यानी कि परमाणुओं के बीच में लगता है, और परमाणु के बीच में लगने से जो परमाणुओं के अंदर का जो मौलिक या फिर मूल कण है उनके बीच में बदलाव आ जाता है। वो क्यों आता है? वीक फोर्स के कारण। जो मूल कण है उन कणों को हम क्या बोलते हैं? बोसन कण, बोसन पार्टिकल बोलते हैं हम, या फिर बोसन कणिका बोलते हैं। तो इन बोसन कणिका भी की जो संरचना है वो भी वीक फोर्स के कारण ही होती है। यदि हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज करें तो वो भी वीक फोर्स के कारण ही हो पाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा 9th-10th में न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें हमने नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएँ पढ़ी थी। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में हमने सन वाला एग्जाम्पल लिया था। तो वो जो कल वाला जो एग्जाम्पल है सूर्य वाला, उसमें जो अभिक्रिया हो रही है तो उसमें दुर्बल
बल लगता है, यानी कि उसमें वीक फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा हम तक पहुंचती है और वो ऊर्जा हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कार्बन डीके वाला, जिसमें कार्बन 14 होता है। जो हम पुराने अवशेष होते हैं उनको उनकी एज निकालने के लिए हम काम में लेते हैं, तो उसमें भी दुर्बल बल लगता है, उसमें भी हम दुर्बल बल देख सकते हैं। अब हमारा जो अगला फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। नाम से स्पष्ट है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ग्रेविशनल फोर्स होता है वो सभी चारों बलों में सबसे कमज़ोर होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं ग्रेविशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कंपेयर करूँ तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 6000 खरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली है कंपेयर टू ग्रेविशनल फोर्स। इसके अंदर हम जो न्यूक्लियर है मतलब नाभिक है, नाभिक के अंदर की जो संरचना होती है उसमें जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में जो बल लगता है वो प्रबल नाभिकीय बल है। या फिर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जिन मूल कणों के बने हुए होते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं, उन क्वार्क्स की जो संरचना में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। कहने का मतलब ये है परमाणु या अणु स्तर पर ये बल काम करता है। तो एक ब्रह्मांड में जो जितने भी हम देखते हैं तारे सितारे या आकाश गंगाएं ग्रह उपग्रह, ये सब प्रबल नाभिकीय बल के कारण आपस में बंधे हुए हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।